दोस्तों, असल जिंदगी में भी अक्सर देखा गया है कि गणित बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में दुख लाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये बहुत सारा सुख भी देता है। आज की कहानी के पात्रों के जीवन में गणित का सीधा सीधा हस्तक्षेप है। कई बार ये उनके जीवन में सुख और दुख जोड़ भी देता है और घटा भी देता है। किसी मोड़ पर उनका भाग कर देता है तो किसी और मोड़ पर गुना। मूवी का नाम है इन अवर प्राइम और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7। कहानी की शुरुआत होती है कोरिया की प्रतिष्ठित डॉनगुन एकेडमी में। स्कूल इतना प्रतिष्ठित है कि इसमें देश के सिर्फ 1% बच्चे ही पढ़ पाते हैं। जीवू वहाँ वेलफेयर के जरिए आया था। अपने पुराने सरकारी स्कूल में वो एक होनहार विद्यार्थी हुआ करता था, लेकिन यहाँ टॉप 1% के कंपटीशन में वो पिछड़ गया था और उसका सबसे बुरा हाल गणित में था, जो आगे कॉलेज एडमिशंस के लिए काफी अहम माना जाता है। संपन्न परिवार से आए हुए बच्चों के पास प्राइवेट ट्यूटर्स थे। उसका मैथ टीचर किम उसे समझाता है कि बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लिए तो यही बेहतर होगा कि तुम ट्रांसफर लेके वापस अपने पुराने स्कूल चले जाओ। एक रात जीवू के संपन्न हॉस्टल के साथी उसे पैसे का प्रलोभन देकर देर रात की पार्टी का सामान लेने बाहर भेजते हैं और वापसी में उसके हॉस्टल का नाइट गार्ड ली हाक सुंग उसे पकड़ लेता है। अगले दिन सुबह क्लास में उसकी पेशी होती है अपने फेवरेट टीचर किम के आगे, जो 4 बोतलें देखकर समझ जाता है कि जी वू सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था और वो उसके बाकी के साथियों का नाम जानना चाहता है। लेकिन जी वू चुप रहकर अपनी वफादारी दिखाता है, जिसके चलते वो बोराम की नजरों में तो आ जाता है, लेकिन अपने हॉस्टल से 1 महीने के लिए बाहर हो जाता है। क्लास के बाद उसके रूममेट्स पैसे देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन जीवू कहता है कि उसने ऐसा पैसों के लिए नहीं, दोस्ती के लिए किया था। दूसरी तरफ उसके हॉस्टल के साथी उसके निलंबित होने से इस बात से परेशान है कि आखिर डिलीवरी कौन करेगा, और अगर कोई नया बकरा मिल भी गया तो कौमी ऑफिसर का क्या करें। कौमी ऑफिसर जानी हाक सुंग, जो कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया से भागकर वहां आया था एक बेहतर जिंदगी के लिए। उसका डॉक्टर उसे बताता है कि नाइट शिफ्ट से उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसमें दिन में सोने के लिए जो वो नींद की गोलियां लेता है उनका बहुत बड़ा योगदान है। हाक्संग विनम्रता से डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे ज्ञान नहीं, काम चाहिए। उनके देश में डिफेक्टर्स को बाकियों के छोड़े हुए काम ही मिलते हैं। आप तो जी मुझे नया काम दे दो या मेरी पुरानी नींद की गोलियां। अपने सुनसान घर में लौटने पर वो अपने पालतू कछुए को खाना खिलाता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क पीता है और सुडोकू के पजल सॉल्व करता है। अगले दिन जीवू जब हॉस्टल से जा रहा होता है तो बोराम उसे घेर लेती है। वो कहती है, तुम बेवकूफ हो, अगर तुम अपने साथियों का नाम बता देते तो तुम्हें शायद 1 हफ्ते की सजा ही होती। लगता है तुम फिल्में बहुत देखते हो, क्योंकि जिसे तुम दोस्ती समझ रहे हो वो दोस्ती नहीं है। कुछ घंटों में जीवू अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ के आने से पहले घर की सफाई कर देता है। उसकी माँ एक विधवा है जिसने बड़ी मेहनत से उसे पाला है, इसलिए जब भी वो उसे डॉन घुन की यूनिफॉर्म में देखती है तो बहुत खुश होती है। अपनी माँ की खुशी को देखकर जीवू की हिम्मत ही नहीं होती कि वो उसे सच बता दे। वो कहता है, मैं कुछ किताबें लेने आया था और इसी बहाने तुमसे मिलने भी। सुबह से पहले मुझे लौटना होगा। उसके घर से निकलते ही बरसात शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो स्कूल की एक पुरानी बंद हुई लैब में शरण लेता है, जहाँ हाक्संग उसे फिर से एक बार पकड़ लेता है। जब जीवू उसे बताता है कि ये सब उसी की मेहरबानी का नतीजा है तो हाक्संग का दिल पसीज जाता है और वो उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है। थका हारा जीवू कुछ ही देर में सो जाता है और हाक्संग के हाथ लग जाता है किम का दिया हुआ कठिन गणित का होमवर्क। सुबह होते ही हाक्संग जीवू को ऑफिस के बाहर फेंक देता है। क्लास में होमवर्क चेक करते हुए जीवू के होश उड़ जाते हैं। उसने जो होमवर्क बीच में छोड़ा था वो पूरा हो गया था, और इतना ही नहीं, सारे जवाब सही भी थे। उसकी भरी हुई आंसर शीट को देख के बोराम किम को बुलाने लगती है, लेकिन जीवू उसे चुप करा देता है। क्लास खत्म होते ही जीवू सीधा हाक्संग के पास दौड़ता है, उसका धन्यवाद करता है और हाक्संग से पढ़ने में मदद मांगता है, लेकिन हाक्संग उसकी एक नहीं सुनता। स्टडी पीरियड में जीवू अपने क्लासमेट्स की बातें सुनता है जो प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं। वो बताते हैं कि उनके ट्यूटर्स को भी कई प्रॉब्लम्स जरूरत से ज्यादा कठिन लगी। जीवू समझ जाता है कि हाक्संग एक अलग लेवल पे है। अब जीवू हाथ धोकर हाक्संग के पीछे पड़ जाता है,
जो बहुत टेढ़ी खीर है। एक दोपहर कूड़ा जमा करते हुए हाक्संग टीचर्स की बातें सुन लेता है, जो वेलफेयर स्टूडेंट्स की बात कर रहे होते हैं। उनके मुताबिक वेलफेयर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स गैर जिम्मेदार होते हैं और उनके बच्चों में हीन भावना होती है। यहाँ किम जीवू का उदाहरण देता है। अगली बार जीवू जब हाक्संग के पास आता है तो वो उसे ट्रांसफर लेने के लिए कह देता है। जीवू के गिड़गिड़ाने पर वो कहता है कि वो विक्टिम कार्ड ना खेले। जीवू कहता है कि ये विक्टिम कार्ड नहीं है, उसके क्लासमेट्स के पास प्राइवेट ट्यूटर्स हैं। कंपटीशन के लिए कम से कम उसे भी तो बराबरी की तैयारी मिलनी चाहिए। इस बात से हाक्संग सहमत लगता है। वो उसे पुरानी लैब का नंबर ही लिख कर देता है और उसकी ट्यूशन फीस होगी स्ट्रॉबेरी मिल्क। अगले दिन हाक्संग अपने दोस्त आंग गी चोल को मिलने जाता है, जिसने उसकी नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में आने में मदद की थी। साउथ कोरिया में नॉर्थ से आने वाले डिफेक्टर्स के लिए एक डिपार्टमेंट है, जिसके लिए आंग गी काम करता है। हाक्संग समय समय पर उससे मिलता रहता है। लौटने से पहले आंग गी हाक्संग को उसके मांगे हुए लैंप्स देता है। जब वो पैसे लेने से मना करता है तो हाक्संग उसे कहता है कि वो दान नहीं लेता। रात में वही लैंप्स पुरानी लैब में जगमगा उठते हैं, जीवू की खुफिया प्राइवेट ट्यूशन के लिए। जिससे पहले जीवू को हाक्संग की 3 शर्तें माननी होंगी। किसी को भी इन क्लासेस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जीवू पढ़ाई के अलावा उससे और कुछ नहीं पूछेगा। हाक्संग ने जिम्मेदारी ली है उसे पढ़ाने की। वो उसके ग्रेड्स और टेस्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानना चाहेगा। जीवू उसकी तीनों शर्तें मंजूर कर लेता है। अब हाक्संग उसे उसकी पहली एक्सरसाइज देता है, जिसमें उसे एक ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। जीवू फटाक से उसे सॉल्व कर देता है और कहता है कि उसके स्कूल में ये सब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाक्संग कहता है कि वो गलत है और वो ट्रायंगल के चारों तरफ एक सर्कल बना देता है। जीवू कहता है ये तो चीटिंग हुई, उसने उसे गलत क्वेश्चन दिया था। हाक्संग कहता है पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो गलत अप्रोच ले रहा है। बहुत से लोग प्रॉब्लम मिलते ही उसका आंसर निकालने में लग जाते हैं, बिना सोचे समझे कि क्वेश्चन क्या है। मैथ का उद्देश्य आंसर नहीं है, उस आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है ये मैथ है। जीवू कहता है कि अब उसे उसका नजरिया समझ में आ रहा है। हाक्संग कहता है एप्सिलॉन, जैसा उससे और उसके एक दोस्त से पेन का प्राइज देते हुए एक प्रतिष्ठित गणितज्ञ ने उनसे बचपन में कहा था। जीवू की एक बड़ी समस्या तो हल हो गई थी और दूसरी बड़ी समस्या थी सर पर छत। यहाँ भी हाक्संग ही उसकी मदद करता है। जीवू को हाक्संग के ऑफिस में पुराना कैसेट प्लेयर देख के बहुत मजा आता है। हाक्संग उस पर क्लासिकल म्यूजिक सुनता है। वो दोनों क्लासिकल कंपोजर्स के बारे में बातें करते हैं और हाक्संग को राहत मिलती है कि जीवू उसकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं पूछ रहा। कैसेट प्लेयर में लगी कैसेट पूरी तरह से घिसी होती है। जीवू वही म्यूजिक अपने मोबाइल पर बजाता है, जिसकी क्वालिटी को सुन के हाक्संग बहुत प्रभावित होता है। उस रात उसे बहुत सुकून की नींद आती है, इतनी जबरदस्त कि मॉर्निंग शिफ्ट का गार्ड उसे आकर उठाता है। उसके सुकून को देख जीवू भी उसे उठाए बिना चला गया था। क्लास में किम स्टूडेंट्स को खुशखबरी सुनाता है। इस बार उनके फाइनल एग्जाम ही नहीं होंगे, लेकिन उन्हें पाइथागोरस मैथ कंपटीशन में भाग लेना होगा और इस कंपटीशन को ही उनका फाइनल एग्जाम माना जाएगा। ये सुन के कई बच्चों की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उनके पास कंपटीशन के लिए सिर्फ 2 महीने ही हैं। दूसरी तरफ किम कहता है कि उसे विश्वास है कि उसके स्टूडेंट्स गोल्ड जीतेंगे। जीवू बड़ी शिद्दत से हाक्संग के पास क्लासेस के लिए जाना शुरू कर देता है और शिद्दत के साथ स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदना भी। बोराम उससे पूछती है कि क्या वो स्ट्रॉबेरी मिल्क का नशा करता है। क्लासेस के दौरान जीवू को एक दिन बहुत ही कठिन प्रश्न मिलता है और हाक्संग चाहता है कि वो बिना किसी मदद के उसे अपने आप सॉल्व करे। उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जीवू को 3 घंटे लगते हैं, जिसके बाद हाक्संग उसे उसका महत्व बताता है। बर्नर्ड रीमन नाम के गणितज्ञ ने 2 के स्क्वायर रूट को 38 डेसिमल तक सॉल्व किया था, ताकि उसे उस प्रोसेस की आदत पड़ जाए। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से ये नहीं हो पाता और इसी तकनीक से आपका गणित का ज्ञान सशक्त होता है। अच्छा, इतनी मेहनत के बाद हाक्संग उसे ये भी नहीं बताता कि उसका आंसर सही है या गलत। वो कहता है ये काम भी गणितज्ञ का ही होता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, जीवू की गणित पर पकड़ मजबूत होती जाती है। इसी दौरान एक और वेलफेयर स्टूडेंट जो उसका करीबी दोस्त होता है, उसे बताता है कि वो अपने पुराने स्कूल वापस जा रहा है। डॉनगुन आना शायद उसकी गलती थी। उसकी बातें जीवू को भी प्रभावित करती हैं। बोराम जानना चाहती है कि वो किस सोच में डूबा है। जीवू कहता है उसकी समस्या वो नहीं समझ पाएगी। बोराम कहती है वो दोनों एक ही नाव में हैं। जीवू उसे याद दिलाता है कि वो क्रूज शिप पर है। तभी बोराम की माँ उसे लेने आ जाती है।
उसे ये जरा भी पसंद नहीं आता कि वो वेलफेयर स्टूडेंट्स के साथ घुलती मिलती है। उनकी बातों से पता चलता है कि बोराम भी वेलफेयर पर है, आर्थिक वेलफेयर पर नहीं, मानसिक वेलफेयर पर, क्योंकि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। उसकी माँ को उसका पियानो म्यूजिक सुनना भी पसंद नहीं। वो चाहती है बोराम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, जिसके लिए उसने मिस्टर किम को उसका प्राइवेट ट्यूटर नियुक्त किया है, जबकि उनके देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जीवू के वेलफेयर वाले दोस्त की बातें उसके दिमाग से निकलती ही नहीं। वो शाम को भी ट्रांसफर को लेकर विचलित रहता है। अब हाक्संग उसका हौसला बढ़ाता है। वो कहता है जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ बुद्धिमान होना ही जरूरी नहीं है, अंत तक लड़ने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो उसे उसकी वर्कशीट्स दिखाता है। कहीं जगह उसके उत्तर सही नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का उसका तरीका बिल्कुल सही है। उस रात उसका हॉस्टल का प्रतिबंध भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो हाक्संग के साथ बिताए हुए समय नहीं भूल पाता। अगले दिन बोराम उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क और माफी का नोट लेकर आती है और चुपके से जीवू और स्ट्रॉबेरी मिल्क का पीछा करते हुए उनकी खुफिया लैब तक भी पहुंच जाती है। वो हाक्संग को जीवू की मदद करने का धन्यवाद करती है और साथ ही अपनी अर्जी भी लगा देती है। हाक्संग उसकी अर्जी मंजूर कर देता है। बस एक ही शर्त है, वो उनका रहस्य किसी को नहीं बताएगी। बोराम उसे ये भी बता देती है कि बच्चे उसे कौमी ऑफिसर्स बुलाते हैं। हाक्संग कहता है ये कितना अजीब है, उसने कभी मिलिट्री की सर्विस की ही नहीं, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं करता कि उत्तर कोरिया में उसे इसकी छूट कैसे मिल गई। तभी उन्हें कैंपस में कुछ स्टूडेंट्स पार्टी का सामान लाते हुए भी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन हाक्संग कुछ नहीं करता। वो कहता है उसे जीवू के अध्याय से सबक मिल गया था। अपनी ट्यूशंस के दौरान एक दिन जीवू हाक्संग से पूछता है कि उसने गणित सीखने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। हाक्संग बताता है पहले ये सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए था, अपने परिवार की मदद करने के लिए था, लेकिन जैसे जैसे वो उसमें उतरता गया उसे गणित से प्यार हो गया। हाक्संग बताता है गणित की गहराई में बहुत सुंदरता है और इसे प्रूव करने के लिए वो बोराम को एक ट्रिक दिखाता है। पियानो पर जहाँ हर नोट का एक नंबर होता है, वो बोराम को पाई की वैल्यू से संगीत बनाकर दिखाता है। अपनी अगली गणित क्लास में जीवू हाक्संग की बताई हुई तकनीक के सहारे मिस्टर किम की गलती पकड़ लेता है। किम को ये कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। वो कहता है जीवू का उत्तर सही हो सकता है, लेकिन परीक्षा में उसके तरीके से ही उस प्रश्न को सॉल्व करना है। एग्जाम में पास होने के लिए उसका सोल्यूशन ही काम करेगा। जीवू कहता है शायद एग्जामिनर को ये चाहिए हो, लेकिन वो सही तरीके से ही सही उत्तर तक पहुंचेगा। ये सुनकर किम उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देता है। क्लास खत्म होने पर जीवू किम को गुड न्यूज देता है कि वो ट्रांसफर नहीं लेगा। हाक्संग अंगी से जब अगली बार मिलने जाता है तो वो उसे एक स्मार्टफोन देता है उपहार के रूप में, ताकि उसको संपर्क करना आसान हो जाए। चाहे स्मार्टफोन के स्क्रीन पर उसे गणित की थीसिस पढ़ने में तकलीफ क्यों ना हो, हाक्संग उस उपहार को पाकर बच्चे की तरह खुश होता है। इस बार जीवू भी अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहता है। वो अपने एक क्लासमेट की मदद से उस थीसिस का कंप्यूटर लैब से प्रिंट आउट निकाल लेता है। हाक्संग के लिए ये स्मार्टफोन से भी बड़ा गिफ्ट होता है। आखिरकार पाइथागोरस टेस्ट का दिन आ ही जाता है। हाक्संग की ट्यूशन के चलते जीवू तो माने पर्चा फाड़ ही देता है, लेकिन बोराम परेशान लगती है। तनाव में वो टेस्ट पूरा किए बिना ही वहाँ से निकल जाती है। बदनामी के डर से उसकी माँ उसे घर में कैद कर लेती है और स्कूल को बताती है कि बोराम कुछ दिन नहीं आएगी क्योंकि उन्हें एक ट्रिप पर जाना है। जीवू उसे टेक्स्ट करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। शाम को जीवू हाक्संग को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए लेके जाता है, जिसके 3 टिकट उसे बोराम ने दिए थे। उसके परिवार की कंपनी उस कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर कर रही थी। बोराम कॉन्सर्ट के लिए नहीं आती, लेकिन उसके दिए हुए टिकट से हाक्संग को बहुत सुख मिलता है। कॉन्सर्ट की खुशी में हाक्संग जीवू की अपने घर पर दावत करता है, जहां जीवू पहली बार उसे खाना खाते हुए देखता है। उस रात कोई पाइथागोरस टेस्ट को इंटरनेट पर लीक कर देता है, जिसके चलते स्कूल में आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है, जहां प्रिंसिपल कहती है कि अगर टीचर्स को अपनी जान बचानी है तो उन्हें उस विद्यार्थी को ढूंढना होगा जिसने टेस्ट लीक किया। अगले दिन हाक्संग और जीवू बुक स्टोर जाते हैं, जहां एक आदमी हाक्संग को पहचान लेता है। वो अनजान भी उत्तर कोरिया से आया था। वो हाक्संग को डॉक्टर कहकर संबोधित करता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि यूनिवर्सिटी में वो आदमी उसका विद्यार्थी हुआ करता था। उस महान गणितज्ञ को एक बार फिर से मिलना उसका सौभाग्य है। इतना ही नहीं, वो आदमी जीवू को हाक्संग का बेटा समझ लेता है। हाक्संग उस आदमी का शुक्रिया कर वहाँ से निकलने की करता है
और रास्ते में जीवू के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। अंधेरे कमरे में बैठकर हाक्सांग अपने बेटे ली टायान को याद करता है, कैसे वो साथ बैठकर खाना खाया करते थे, पेट शॉप से कछुआ लाए थे और मौका मिलते ही ली स्ट्रॉबेरी मिल्क पर टूट पड़ता था। अगले दिन टीवी पर न्यूज आता है कि रीमन हाइपोथेसिस, गणित की एक बहुत ही जटिल प्रॉब्लम आखिरकार सॉल्व होने जा रही है। दुनिया भर के गणित के पंडित उसका रिव्यू कर रहे हैं और उनका रिजल्ट आने ही वाला है। उस हाइपोथेसिस को सॉल्व करने वाला गणितज्ञ उत्तर कोरिया से आता है और उसका नाम है ली हाक संग। टीवी न्यूज पैनल पर बैठा प्रोफेसर ओ बताता है कि वो बचपन में ली हाक सांग से मिला था। वो दोनों मैथ ओलंपियाड के विजेता थे। ली हाक सांग उत्तर कोरिया का प्रतिनिधि था और वो दक्षिण कोरिया का। दोनों को एक महान गणितज्ञ ने उपहार के रूप में पेन दिए थे, जिसे वो आज भी अपने पास रखता है। अंग गी और जी वू दोनों उस न्यूज को देखते हैं। जी वू उन्हीं पैरों पर दौड़ते हुए कचरा समेटते हुए हाक्संग के पास पहुंच जाता है और उससे टीवी पर बताए गए न्यूज के बारे में पूछता है। रीमन हाइपोथेसिस का नाम सुनते ही हाक्संग आग बबूला हो जाता है। दूसरी तरफ लीक हुए पाइथागोरस टेस्ट की वजह से किम की जान आफत में आ जाती है। उसकी जान बचाती है एक सिक्योरिटी टेप। सुबह किम वो टेप जीवू को दिखाता है, जिसमें वो कंप्यूटर लैब में से निकल रहा है और उसके हाथ में कुछ पेपर्स हैं। जीवू समझाने की कोशिश करता है कि वो पेपर्स पाइथागोरस टेस्ट के नहीं हैं, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण भी नहीं है। किम कहता है कि सिक्योरिटी टेप के सबूत की बिना पर सब समझ जाएंगे कि वो अचानक से गणित में इतना होशियार कैसे हो गया। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और ट्रांसफर ले लेता है तो किम उस सबूत को पूल मैनेजमेंट से बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन जी वू के टेस्ट लीक करने की अफवाह आग की तरह फैल जाती है। बोराम भी उस मैसेज को पढ़ती है, लेकिन वो सच्चाई जानती है। राइमन हाइपोथेसिस की न्यूज आते ही आंगी की समस्या भी बढ़ जाती है। उत्तर कोरिया भड़का हुआ है क्योंकि दक्षिण कोरिया ने हाक्सांग को उनसे छीन लिया था, लेकिन असली वजह कुछ और ही होती है। राइमन हाइपोथेसिस और हाक्सांग का मिलिट्री एनक्रिप्शन से भी कुछ लेना देना है। आंगी का डिपार्टमेंट चाहता है कि वो ली हाक्संग को टीवी पर लाए और हाक्सांग स्पष्ट करे कि उसका किडनैप नहीं हुआ है, वो दक्षिण कोरिया अपनी मर्जी से आया है। हाक्सांग का नाम अब हर न्यूज चैनल पर चलने लगता है। बुक स्टोर वाला आदमी एक बार फिर हाक्सांग से मिलने आता है। वो उसे मातृभूमि को लेकर भावुक करना चाहता है, उसे वापस उत्तर कोरिया ले जाना चाहता है। उसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि हाक्सांग को वापस ले जाने से उसे भी क्षमा मिल जाएगी, जिसके चलते हाक्सांग को उसकी पूरी चाल समझ आ जाती है। अंगी हाक्सांग से माफी मांगता है कि उनके करार के विरुद्ध आखिरकार उसका राज खुल ही गया। हाक्सांग उसे इतने साल सुरक्षित रखने के लिए आंगी का धन्यवाद करता है। हाक्सांग को अपना सामान समेटते हुए देख आंगी उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने की कोशिश करता है। ये वही डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें हाक्सांग ने कुछ साल पहले फेंक दिया था, लेकिन आंगी उस रिसर्च की महत्वता को जानता था। उसी वक्त बाहर जीवू भी आ जाता है, लेकिन उसकी बेल बजाने की हिम्मत नहीं होती। वो डॉक्यूमेंट्स हाक्सांग की रीमन हाइपोथेसिस के सॉल्यूशन निकलते हैं। आंगी का डिपार्टमेंट चाहता है कि हाक्सांग उन्हें टीवी पर दिखाए ताकि रिसर्च का श्रेय दक्षिण कोरिया को मिले। हाक्सांग उस रिसर्च का नाम भी नहीं सुनना चाहता क्योंकि वो उसके बेटे की मौत का कारण था। आंगी के जाने के बाद जी वू हाक्सांग को रोकने की कोशिश करता है। गुस्साया हुआ हाक्सांग कहता है कि उसे ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, उनका रिश्ता सिर्फ एक ट्यूटर और स्टूडेंट का है। वहाँ से निकलने पर जीवू को बोराम का कॉल आता है। वो जानना चाहती है कि जीवू इस तरह से हार कैसे मान सकता है, उसने पेपर लीक नहीं किए हैं। जीवू कहता है इन सब के अब कोई मायने नहीं और वो फोन काट देता है। बस स्टैंड पर बैठा हुआ हाक्सांग एक नौजवान को देखता है जिसकी शक्ल उसके बेटे से मिलती है। आयान का जीवन दक्षिण कोरिया में निराशापूर्ण हो गया था। उसकी अक्सर उन लोगों से हाथापाई हो जाती थी जो उसे और उसके दोस्तों को भगोड़ा कहते थे। वो हाक्सांग को स्वार्थी मानने लगा था। उसके मुताबिक वो दक्षिण कोरिया अपने लिए आया था, तब नहीं जब उसकी माँ उत्तर कोरिया में टीबी से मर रही थी।
हाक्सांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ताइयान को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उसे वहां लाया था। ताइयान पूछता है कौन सी बेहतर जिंदगी। उनकी काबिलियत के मुताबिक उन्हें दक्षिण कोरिया में कौन सा सम्मानजनक काम मिल रहा था। तब उन्हें छोटे मोटे काम ही देते हैं और उनकी इज्जत भी नहीं करते। हाक्सांग को गणित का साथ मुबारक हो, वो उत्तर कोरिया वापस जा रहा है। वो नदी में कूदकर उत्तर कोरिया की तरफ तैरना शुरू कर देता है। बहुत चेतावनी देने के बाद बॉर्डर पेट्रोल के गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं। दूसरी तरफ जीवू चोरी से अपनी माँ का स्टैंप अपने ट्रांसफर पेपर्स पर लगा देता है। अगले दिन वो पेपर्स पाकर किम कहता है कि उसने सही निर्णय लिया। हाक्सांग एक होटल के कमरे में छुपकर बैठ जाता है। अपने डिपार्टमेंट के आदेश के अनुसार आंगी उसे ढूंढ रहा है टीवी शो पर ले जाने के लिए। होटल में हाक्सांग को बोराम का कॉल आता है जो उसे जीवू के ट्रांसफर के बारे में बताती है। उस दोपहर को पाइथागोरस टेस्ट की सेरेमनी है। चालबाज किम की जीत के चलते जीवू वहां से निकल रहा होता है जब बोराम एक बार फिर से आकर उसे घेर लेती है। वो उसका सामान उठाकर ऑडिटोरियम की तरफ दौड़ने लगती। अंदर सेरेमनी की शुरुआत होती है प्रोफेसर ओ के स्पीच से और तभी हाक्सांग वहां पहुंच जाता है जो अपने कछुए को उसी नदी में आजाद करके आ रहा था जिसमें उसके बेटे की मौत हुई थी। वो अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए प्रोफेसर ओ को अपना पेन दिखाता है, जिसे देखते ही भावुक प्रोफेसर ओ गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है। हाक्सांग बच्चों से मजाक करते हुए कहता है कि हाँ, वो ही उनके स्कूल का गार्ड कॉमी ऑफिसर है और जीवू का खुफिया ट्यूटर भी। जीवू ने टेस्ट लीक नहीं किया था, उसने हाक्सांग के लिए सिर्फ थीसिस का प्रिंट आउट लिया था। टेस्ट को अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स के बीच किम ने लीक किया था। किम का झूठ पकड़ा जाता है। बेइज्जत किम गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से भाग निकलता है। हाक्सांग बताता है कि उसने उत्तर कोरिया को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो गणित से प्यार करता था। उसकी सरकार उसकी रिसर्च को अपनी मिसाइल प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। वो चाहता था उसके गणित के ज्ञान के जरिए बच्चे अच्छे कॉलेजों में दाखिला ले सकें, अच्छे जॉब पा सकें। लेकिन उसके खुद का बेटा शायद इस स्वार्थ की वजह से मारा गया, जिसके चलते वो पश्चाताप में गुमनामी की जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन जीवू ने उस सिक्योरिटी गार्ड को अपना आदर्श माना और उसकी सच्चाई जानते हुए भी उसका राज नहीं खोला, तब भी जब उसका खुद का भविष्य अंधकार में जा रहा था। हाक्सांग नम आंखों से जीवू से माफी मांगता है और उसका धन्यवाद भी करता है। ये सब सुनकर आंग गी, जो हाक्सांग को टीवी इंटरव्यू के लिए लेने आया था, चुपचाप वहां से निकल जाता है और ऑडिटोरियम के बाहर उसका इंतजार करता है। कार में आंगी हाक्सांग का फोन मांगकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो हाक्सांग को दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट देता है और साथ ही हवाई टिकट, ताकि वो शहर छोड़कर कहीं दूर निकल जाए और कुछ समय तक उसका डिपार्टमेंट उसे ट्रेस ही न कर पाए। आंगी की इस हरकत की वजह से उसकी नौकरी जाने की पूरी संभावना है, जिसे अब वो एक छोटी सी कुर्बानी मानता है। कुछ समय बाद आंगी जीवू से मिलने जाता है हाक्सांग के उपहार के साथ। वो प्रसिद्ध पेन और हाक्सांग की थीसिस का पहला ड्राफ्ट। 3 साल बाद जीवू और उसके कॉलेज की क्लास गणित की प्रतिष्ठित ओवर वुल्फैक रिसर्च इंस्टीट्यूट जाते हैं। हाक्सांग अब वहां काम करते हैं। जीवू उनकी मेज पर स्ट्रॉबेरी मिल्क रखकर उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है। वो दोनों गले मिलते हैं और एक बार फिर से गणित की दुनिया में खो जाते हैं।